GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। तो आज की क्लास में हमें यही पढ़ना है कि हम GUI को टेस्टिंग कैसे करेंगे, GUI को कैसे देखेंगे कि GUI जो हमने बनाया है वो कैसे प्रॉपरली वर्क कर रहा है, हाउ इट इज़ गुड टू यूजर्स, हाउ इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द डेवलपर्स, है ना। इस तरह से हमें देखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय GUI। तो GUI टेस्टिंग जो होती है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग प्रॉपर फंक्शनलिटी ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर अ गिवन एप्लीकेशन एंड मेकिंग श्योर दैट इट कन्फर्म्स टू इट्स रिटर्न स्पेसिफिकेशन। मतलब वॉट एवर आपने जो भी डिसाइड किया था, आपने डिज़ाइन के टाइम में जो भी पर्टिकुलर चीज़ें आपने डिसाइड की थी, GUI को जब आप अप्लाई कर देते हो किसी भी एप्लीकेशन पर, तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि वेदर दैट पर्टिकुलर GUI जो आपने बनाया है वो GUI कितना अप्रोप्रिएट है, वो कितनी फंक्शनलिटी को बिल्कुल प्रॉपर एंश्योर कर रहा है कि सब कुछ जो है वो अंडरस्टैंडेबल है। क्योंकि आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब तो समझते हो ना, ऐसा इंटरफेस जिससे यूजर इंटरैक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि आपको यदि मैं अभी पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉस एंड विंडोज, तो सबसे पहला जो डिफरेंस आप बोलोगे, आप वो यही बोलोगे डॉस और विंडोज में कि जो विंडो है वो इंटरैक्टिव है, उसमें मैं कैप्शंस देख सकती हूँ, बटन्स देख सकती हूँ, उसमें मैं कलर्स देख सकती हूँ, उसमें फोल्डर्स, फाइल्स, आइकन्स, बहुत सारी चीज़ें जो है मैं देख सकती हूँ, राइट। लेकिन डॉस में सिर्फ ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन जो है मैं देख पाती थी, राइट। तो आपको यही चीज यहाँ पर पढ़ना है कि जब आप ग्राफिकली यूजर इंटरफेस, मतलब जब यूजर के लिए कोई इंटरफेस रेडी करते हो, तो वो इंटरफेस कितना इंटरैक्टिव है। जैसे आपने HTML पढ़ा होगा, PHP पढ़ा होगा, जावा स्क्रिप्ट पढ़े होंगे, तो आपने जिसने भी आपको पढ़ाया है उसने शायद आपको ये चीज बहुत बताई होगी कि कुछ चीजें रहती है वो हमेशा स्टैंडर्ड रहती है। स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कि जैसे आप देखते हो कि बहुत बार हम लॉग इन करते हैं, मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स या हम बहुत सारी जब सोशल मीडिया वेबसाइट खोलते हैं तो वहाँ पर लॉग इन का ऑप्शन तो कंपलसरी रहता ही है। तो आपने देखा होगा कि लॉग इन मोर ओवर मैक्सिमम टाइम सेंटर में रहता है। डू यू एग्री विद मी? मोर ओवर ऐसा बहुत टाइम रहता है, या तो फिर राइट अपर कॉर्नर में वो रहता है। यदि मैं फेसबुक की बात करूँ तो राइट अपर कॉर्नर में रहता है, लिंक्डइन में मिडिल में रहता है, उसके बाद जीमेल में मिडिल में रहता है ना। मतलब बहुत सारी जगह पे वाई, मतलब वो यूजर का सबसे पहला स्टेप है। और यदि यूजर के लिए को लॉगिन करना है और आप लॉगिन को कहीं ऐसी जगह छुपा के रख दोगे कि जहां पर वो दिखता ही नहीं होगा, तो यूजर के लिए वो इंटरेक्शन बिल्कुल भी इजी नहीं रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज द मेन थिंग जो आपको यहाँ पर चेक करनी है। तो इन एडिशनल टू फंक्शनलिटी, GUI टेस्टिंग इवेल्युएट्स डिजाइन एलिमेंट्स, है ना। मतलब क्या क्या GUI में आप टेस्टिंग करते हो, जब GUI बनाने के बाद जब उसको टेस्ट करते हो कि GUI कितना सही है, तो हम कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हम चेक करते हैं, सच एज लेआउट। लेआउट के बारे में समझते हो? लेआउट मतलब कि आप डिवाइड कर देते हो आपकी स्क्रीन को इनटू द नंबर ऑफ पार्ट्स, तो उसको आप लेआउट बोल सकते हो, या आप लैंडस्केप मोड कर सकते हो, या आप पोर्ट्रेट मोड करते हो, या आप कोई वेबसाइट बना रहे हो तो वो लैपटॉप पे अलग दिखेगी, आपके कंप्यूटर पे अलग दिखेगी, मतलब सॉरी आपके मोबाइल फोन पे अलग दिखेगी। मतलब दिस इज द मीनिंग ऑफ लेआउट। देन कलरिंग, हमें जहाँ पर ये तो हमें पता ही है कि जिस चीज़ को हमको हाईलाइट करके एम्फेसिस करके बताना, CSS में हम ये पढ़ते ही हैं जब हम स्क्रिप्टिंग पढ़ते हैं हम, कि जब कोई चीज़ हमको इवेल्युएट कर, मतलब जो बिल्कुल एम्फेसिस करके बतानी है, उसको हमेशा डार्क कलर से, रेड कलर से, बैकग्राउंड से मार्क करते हैं, क्योंकि यूजर का अट्रैक्शन वहां पर हमेशा पहले जाता है, इजंट इट। लेकिन कोई चीज़ हमें बहुत नहीं है तो हम उसे नॉर्मल लिखते हैं। फिर सिमिलरली विथ फॉन्ट्स, जो चीज़ हमें इंपॉर्टेंस दिखानी रहती है उसको हम बोल्ड कर देते हैं, उसको बड़ा साइज का कर देते हैं, उसको कोई एक अलग फॉन्ट से शो कर देते हैं, राइट। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ फॉन्ट एंड फॉन्ट साइजेस। देन लैबलिंग, लैबलिंग अलग होती है, टेक्स्ट बॉक्स अलग होते हैं। जैसे राइट योर नेम, राइट योर नेम आप हमेशा लेबल में लिखते हो, और जहां पर नेम आपको राइट करना रहता है वो हमेशा आप टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में लिखते हो, राइट। जो व्हाइट कलर का एक बॉक्स होता है जिसमें एक वर्टिकल डंडी होती है, जिसमें हम लिखना शुरू करते हैं तो डंडी आगे बढ़ते जाती है। डू यू एग्री विद मी? ठीक है। तो आपको ये सब चीजें मुझसे ज्यादा अच्छे से पता है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, आप फॉर्मेट करते हो टेक्स्ट को, मिडिल करते हो, सेंटर करते हो, सॉरी
सेंटर करते हो, लेफ्ट करते हो, राइट करते हो, जस्टिफाई करते हो, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के। फिर आप कैप्शंस का यूज़ करते हो। कैप्शंस मतलब आपने कोई फिगर बनाया तो उसमें फिगर नंबर, फिगर नेम यू राइट। देन बटन्स आप यूज़ करते हो, सबमिट, रीसेट, ओके, राइट। फिर हम लिस्ट करते हैं, जब आपको आपकी ब्रांच चूज़ करना है तो हम ड्रॉप डाउन यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट चूज़ कर सकते हैं। फिर आइकन्स आप देखते हो बहुत स्मार्ट स्मार्ट अच्छे अच्छे से, क्योंकि आइकन से भी काफ़ी चीज़ें हमें समझ में आ जाती है। देन वी यूज़ लिंक्स, लिंक्स में भी हाइपर लिंक्स ऑल्सो, है ना। एंड देन हाइपर लिंक को जब क्लिक करते हो तो यू विल गेट दी कंटेंट। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे जीयूआई में जिससे हम डेली इंटरेक्ट करते हैं। The GUI testing process can be either manual or automatic and are often performed by third-party companies rather than developers or the end users. GUI testing can require a lot of programming and it's time consuming whether it is a manual or automatic. क्योंकि हर एक चीज एक एक फंक्शन आपको ओपन करके देखना पड़ेंगे कि आपने सबमिट बटन प्रेस किया है तो वो डेटा जो है वो डेटाबेस में जाके सेव हुआ है या नहीं हुआ है, आपको इतना चेक करना है। आपने यदि रीसेट ऑप्शन यूज किया तो जहां जहां भी आपने फिल कर दिया था वो सारा ब्लैंक हुआ है नहीं हुआ, आपको एक एक चीज को जाकर क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। मतलब चाहे आप ऑटोमेटिक टेस्टिंग के थ्रू करो या आप मैनुअल टेस्टिंग के थ्रू करो, आप कोई भी टेस्टिंग मेथड परफॉर्म करो, आपको वहां पर सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि वो कितना अप्रोप्रिएट है, वो कितना सही है। मतलब हर एक चीज आपको वहां पर बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी कि आपका सेटिंग जो है वो आपने लेआउट्स में हम इसीलिए डिवाइड करते हैं, क्यों, क्योंकि एक लेआउट में चेंज करोगे तो आप दूसरे लेआउट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो चेंजेस आपको विद इन दी लेआउट ही करना पड़ेगा। जिसने HTML CSS बहुत अच्छे से पढ़ी होगी उसको ये मेरी बात बहुत आसानी से समझ में आ रही होगी, क्योंकि दैट इज व्हाट यू डू विद द हेल्प ऑफ CSS। ओके, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेस इन अ कंप्यूटर एप्लीकेशन। जैसे मैंने आपको बताया, एक डॉस होता है जिसको हम कमांड लाइन बोलते हैं, और एक GUI होता है जिसको हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो कमांड लाइन में तो वी जस्ट गिव इनपुट टू दी सिस्टम एंड वी गेट आउटपुट, मतलब जो भी हमने कमांड दिया है उसके करस्पॉन्डिंग को रिस्पॉन्ड मिलता है सिस्टम से। ये तो बहुत सिंपल चीज़ हो गई, है ना। जैसे हम MKDIR लिखेंगे तो हम डायरेक्टरी को मेक कर सकते हैं, या हम RMDIR लिख सकते हैं तो हम डायरेक्टरी को रिमूव करेंगे, हम CP यूज़ करेंगे तो हम कॉपी कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी डॉस कमांड्स होती है, आपको सब पता है। तो पर GUI में क्या बेनिफिट होता है, हमको कॉपी करना है तो हम Ctrl+C करेंगे और उसको Ctrl+V कर देंगे, तो हमें कोई कमांड देने की ज़रूरत नहीं है। कमांड देने की ज़रूरत नहीं इन द सेंस कि हमें जस्ट ब्लैक एंड वाइट ही रहेगा, हमें बहुत सारा इंटरेक्शन जो है वो इमेजेस से होगा, लेआउट से होगा, टेक्स्ट से होगा, कंटेंट से होगा, है ना, बटन से होगा, लेबल से होगा। मतलब यहाँ पर हम इजीली इंटरेक्शन जो है वो कर सकते। तभी तो हमने अभी आजकल जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो जो है तो उसमें C++ के कंपेयर में हम जावा, PHP, HTML ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं, पाइथन आजकल ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो GUI है वो बहुत अच्छा इनेबल्ड होता है, राइट। तो फॉलोइंग आर दी GUI एलिमेंट्स विच कैन बी यूज फॉर इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड एप्लीकेशन, जो आप डेली रूटीन लाइफ में यूज़ करते हो, सच एज रेडियो बटन्स। रेडियो बटन ट्रू और फॉल्स के लिए होता है, आपको पता ही है ये तो, है ना। रेडियो बटन में आप सिंगल सिलेक्शन कर सकते हो, जैसे जेंडर में मेल फीमेल के लिए आप यूज़ करते हो। फिर चेकबॉक्स जो है वो मल्टीपल सिलेक्शंस के लिए आप यूज़ कर सकते हो, जब आपको मोर देन वन सिलेक्शन करना हो कि यस आई लाइक पिज्ज़ा, आई लाइक पास्ता, आई लाइक बर्गर। मतलब आपको जब मल्टीपल सिलेक्शन करना हो तो आप चेकबॉक्स का यूज़ कर सकते हो। फिर टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं जब आपको कोई एंट्री करना हो, जैसे एंटर योर नेम, एंटर योर रोल नंबर। फिर लिस्ट का जब यूज़ करते हैं जब हमें कोई सिलेक्शन करना हो फ्रॉम अ मल्टीपल लिस्ट, मतलब बहुत सारी लिस्ट है उसमें आपको सिंगल को। जैसे ड्रॉप डाउन होते हैं, स्क्रोलर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने इसमें नहीं बताया है आपको, है ना। स्क्रोलर्स होते हैं, ड्रॉप डाउन होते हैं, जैसे कंटेंट बहुत बड़ा है तो स्क्रोल की हेल्प से, जैसे हम MS वर्ड में देखते हैं, सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती है, राइट। देन व्हाट इज द नीड ऑफ GUI टेस्टिंग? हम GUI टेस्टिंग करते क्यों हैं? A user does not have any knowledge about XYZ software or application. It is the user interface of an application would decide that the user is going to use application further or not. जब भी HTML आपको CSS जब भी पढ़ाते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ हमेशा बताई जाती है कि आपका जो इंट्रैक्शन है
उसको आप जितना अच्छा बनाएंगे, यूजर उतनी देर तक स्टे करेगा आपकी वेबसाइट पर, यूजर उतनी देर तक वहां पर स्टे करेगा वेबसाइट पर। क्यों? क्योंकि उसको यदि जीयूआई बहुत अच्छा लगेगा, उसको इंटरेक्शन यदि बहुत अच्छा लगेगा, तो ही वो आपकी एप्लीकेशन पर रुकेगा। यदि उसको ऐसा बहुत भड़कीला लगेगा या उसको बहुत ही मतलब ऐसा बकवास सा लगेगा, एकदम फीका फीका सा, वी गो टू दी पार्टीज, राइट, तो हम बहुत देर उसी पार्टी में रुकते हैं जहाँ पर रियली हमें फन आता है, हमें मजा आता है, जहाँ पर हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जहाँ पर हमें लगता है कि थोड़ी लाइफ पार्टी हो रही है। अदरवाइज हम वहाँ पर स्टे नहीं करते। तो सिमिलर विद दी एप्लीकेशन, जब भी आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपको एप्लीकेशन को इंटरेक्टिव बनाना है ताकि वो आसानी से यूजर को समझ में आ जाए, वो यूजर फ्रेंडली हो, उसमें कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं हो। जब भी हम कोई फोन नया यूज लाते हैं और उसमें कुछ नए फंक्शंस आ जाते हैं तो व्हाट वी यूज्ड टू से, पुराना ही अच्छा था, बकवास फालतू में खरीद लिया। बिकॉज हमें उससे इंटरेक्ट करने में टाइम लगता है, हम उसे यूज टू नहीं लेते हैं। जैसे ब्लैकबेरी के बहुत सारे फोन आए थे जिसमें क्वालिटी कीबोर्ड टाइप था, कुछ लोगों को जो डेली रूटीन में कंप्यूटर्स यूज करते हैं उनको बड़ा मजा आया कि अच्छा एक क्वालिटी कीबोर्ड वाला ब्लैकबेरी ने लॉन्च किया है मोबाइल में। लेकिन जैसे जो पेरेंट्स होते हैं हमारे, ये जो लोग डेली रूटीन में कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं करते, उनको वो जीयूआई बहुत बकवास लगा। क्यों? क्योंकि उनको वो अलग अलग करने की आदत नहीं थी और उनको कीज का नॉलेज भी नहीं था, कौन सी की कहाँ रहती है ना। तो दिस आर द बेस्ट एग्जांपल्स यू कैन टेक फॉर जीयूआई एप्लीकेशंस, राइट? ओके, नाउ व्हाट व्हाट डू यू चेक इन जीयूआई टेस्टिंग? आप क्या क्या चेक करते हो जीयूआई टेस्टिंग में? मतलब कुछ चेकलिस्ट होती है जब आप जीयूआई टेस्टिंग करना शुरू करते हैं, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, है ना, जिसको आपको चेक करना है। तो कुछ एलिमेंट सबसे पहले तो हैं जिसको हम चेक करेंगे, दैट इज द साइज, राइट, देन पोजीशन। जैसे मैंने आपको बताया कि यदि मैंने लैपटॉप में बनाया है और यदि मैं उसको मोबाइल पे देखूंगी, तो यदि उसकी साइज या पोजीशन डिस्टर्ब हो रही है, उसकी विड्थ और लेंथ डिस्टर्ब हो रही है, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, वो मजा नहीं आएगा आपको, है ना। जैसे अभी फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ, अभी आपको पता ही है 24 दिसंबर कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, मैं डेली लेक्चर में बोलती हूँ। तो कॉन्फ्रेंस की जो वेबसाइट है वो IT 5th सेम के स्टूडेंट्स ने बनाई है, 4-5 स्टूडेंट ने मिलकर बनाई है, उनका नाम भी लिखा है वेबसाइट पर। तो उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी की कि वो वेबसाइट को मोबाइल फोन पे भी आप चलाते हो ना, तो उसका जीआई बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता है, वो बहुत अच्छे से आप उसमें एक एक फंक्शन को बहुत अच्छे से देख सकते हो अकॉर्डिंग टू मोबाइल फोन। हाँ, हालांकि उसमें टाइम बहुत लगता है ये सब सेटिंग करने में, लेकिन वो बहुत इजीली आप कर सकते हो, राइट। तो इस तरह की चीजें आप हम हमेशा आपको जीआई के टाइम पर ध्यान रखना है, राइट। फॉर इंस्टेंस यू मस्ट बी एबल टू प्रोवाइड इनपुट्स टू दी इनपुट फील्ड, है ना, जहां भी आपको इनपुट की जरूरत है वहां पर आपको इनपुट दो, तो इनपुट एक्सेप्टेबल होना चाहिए। चेक इफ यू कैन एग्जीक्यूट द इंडेंटेड फंक्शनलिटी ऑफ एप्लीकेशन यूजिंग द जीयूआई। जो भी आपने सोचा है वो सारी एप्लीकेशन आप इनकलकेट करो, उसमें ऐड करो, ये आप चेक कर लो एक बार कि आपकी सारी फंक्शनलिटी ऐड ऑन हुई है कि नहीं। फिर चेक फॉर एरर मैसेजेस दैट आर डिस्प्लेड करेक्टली। कल की क्लास में अपन ये डिस्कस किया था कि आप सबमिट कर रहे हो और सबमिट के टाइम पे आप कोई फील्ड आपने छूट गई है जो मैंडेटरी है, तो आपको इमीडिएट मैसेज आ जाता है कि आप वो रेड मार्क्स हाईलाइट हो जाता है कि आपने ये चीज भरी नहीं है, इसको भरो तभी वो प्रॉपर सबमिशन होगा। तो सच टाइप ऑफ मैसेजेस शुड कम। देन चेक फॉर क्लियर सेपरेशन ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑन स्क्रीन। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि हर एक आप लेआउट में डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, आपका स्पेसिफिकेशन बिल्कुल अलग अलग, ये पर्टिकुलर लेआउट का जो पार्ट है वो लॉगिन के लिए सेक्शन है, ये वाला वेबसाइट किसने क्रिएट की है उसके लिए है, फिर ये वाला एडवर्टीजमेंट के लिए पॉपअप आ जाते हैं जो हर थोड़ी थोड़ी देर में, राइट। तो हर चीज का जो है स्क्रीन में डिवाइड होना चाहिए, आपके सेक्शंस बने हुए होने चाहिए। और ये आप CSS के हेल्प से और HTML में ये ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू आप इसको अलग कर सकते हो लेआउट को। देन चेक फॉन्ट यूज्ड इन एप्लीकेशन इज रीडेबल। फॉन्ट ऐसे यूज करो जो नॉट टू मच लॉन्ग, नॉट टू मच लो, मतलब वो एज पर रिक्वायरमेंट होने चाहिए फॉन्ट हमेशा। अलाइनमेंट हमेशा प्रॉपर होना चाहिए, जस्टिफाइड है तो जस्टिफाइड होना चाहिए, लेफ्ट चाहिए तो लेफ्ट होना चाहिए, राइट चाहिए तो राइट होना चाहिए, व्हाटएवर जो भी आप का है, मतलब, है ना। देन व्हाटएवर इमेज यू आर अपलोडिंग दैट शुड बी ऑफ अ गुड क्वालिटी, ताकि वो अट्रैक्टिव हो, यूजर को ब्लर नहीं हो, समझ में आ जाए आसानी से। देन क्लिक दैट द इमेजेस आर प्रॉपरली अलाइन, है ना, इमेज प्रॉपरली अलाइन होना चाहिए, जहाँ पर भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो वही दिखना चाहिए। अब मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है ड्यूरिंग मेजर प्रोजेक्ट एंड माइनर प्रोजेक्ट जो बटन को एज एन इवेंट बना लेते हैं। वो क्या करते हैं, वो बटन्स को एज एन इवेंट बना लेते हैं।
तो मतलब सॉरी, इमेजेस, बटन्स की जगह इमेजेस को एज एन इवेंट बना लेते कि इमेज पे क्लिक करेंगे तो आप फर्दर आगे प्रोसीड होंगे। लेकिन हर किसी को ये पता थोड़ी होता है कि इमेज पर जब आप क्लिक करोगे तो आगे बढ़ेंगे। आपको हमेशा उसके लिए आप, ठीक है, आप यदि बटन इमेज पे कर रहे हो तो इट्स ओके, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा बटन भी रखनी चाहिए कि आइदर ऑफ द ऑप्शन कैन बी यूज्ड, है ना, इस तरह से। चेक द पोजिशनिंग ऑफ GUI एलिमेंट्स फॉर डिफरेंट स्क्रीन रेजोल्यूशंस, है ना। आपको जितने भी आप एलिमेंट्स का यूज कर रहे हो, आपको अकॉर्डिंग टू रिजोल्यूशन, आपको मोबाइल पे काम कर रहे हो तो उस तरीके से करना है। आप यदि इस पे लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो आपको उस तरह से करना है, एज पर द रिजोल्यूशन ऑफ द सिस्टम आपको काम करना है, ठीक है ना। तो ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर स्लाइड। समझ में आया आपको? GUI वेरी इजी, आई थिंक इसमें कुछ भी नहीं था। जिन्होंने HTML CSS बहुत अच्छे से पढ़ी है वो आराम से इसको समझ सकते हैं ना, उसमें इतना कुछ वो नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड से कंटिन्यू करते हैं। विजिबल है? Yes, ma'am. ओके, नाउ GUI टेस्टिंग अप्रोचेस, Yes, है ना, ma'am. कि आप GUI जैसे मैंने बोला कि आप टेस्ट करोगे, एलिमेंट्स को आप टेस्ट करोगे, साइज देखोगे, लेआउट देखोगे, फॉन्ट देखोगे, कलर्स देखोगे, व्हाटएवर जो भी है आप सब कुछ चेक करोगे। अब ये बहुत एक अच्छा एग्जांपल दिया है इसमें कि आप जब GUI की टेस्टिंग करोगे तो आपको कौन कौन सी अप्रोच को यूज करना चाहिए। एक होती है मैनुअल बेस्ड टेस्टिंग, एक होती है रिकॉर्ड एंड रिप्ले, और एक होती है मॉडल बेस्ड टेस्टिंग। ठीक है, ये तीन तरह की मेन टेस्टिंग होती है। या आज की लेक्चर में बस तीन चीजें और बताऊंगी, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर आल्सो। तो मैनुअल टेस्टिंग में आप क्या करते हो, रिकॉर्ड एंड रिप्ले में क्या करते हो, और मॉडल बेस्ड टेस्टिंग में क्या करते हो। एक बहुत अच्छे एग्जांपल से आप एकदम विद इन 5 मिनट्स आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। एक होती है मैनुअल बेस्ड टेस्टिंग, जैसे इसमें कैलकुलेटर का एग्जांपल ले रखा है कि यदि आपने कैलकुलेटर बना दिया, ठीक है, अब आपको इसको चेक करना है, तो डेफिनेटली एडिशन प्रॉपरली चेक, मतलब एडिशन प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, या मल्टीप्लाई प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, या कोई अदर फंक्शन प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए आप क्या करोगे। सिर्फ देखते रहोगे कैलकुलेटर को तो काम हो जाएगा क्या? नहीं, मैन्युअली आपको इसमें ऑटोमेटिक भी कुछ नहीं हो सकता कि भैया हम बोल रहे हैं, जैसे वो एलेक्सा तो है नहीं कि हम बोल रहे हैं और काम हो रहा है ना। यदि एलेक्सा होगा तो उसको हम बोल कर सकते हैं। मैन्युअली आपको करके देखना पड़ेगा। मैन्युअली करके देखना पड़ेगा मतलब आपको अपनी फिंगर टिप्स का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। आप 8 को क्लिक करोगे, +9 को क्लिक करोगे, और फिर आप इक्वल्स टू को क्लिक करोगे, तो आपको जो रिजल्ट है वो 17 आना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब आपको यहाँ पर जो मैनुअल टेस्टिंग में जो है कि आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि आपको बिल्कुल यहाँ पर एक एक चीज जो है वो टेस्ट करके देखनी पड़ेगी। जैसे एडिशन ऑफ 2 नंबर भी करना है आपको, तो आपको मैन्युअली 16 + 64 जो है वो करके देखना पड़ेगा, इक्वल टू प्रेस करना पड़ेगा, तभी यू विल गेट दी आंसर। और ये आप जब करोगे तो इसमें आप बहुत सारी चीजें देख सकते हो कि आपकी 1 और 6 प्रॉपर चल रहे हैं या नहीं, फिर 4 प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, प्लस साइन प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, इक्वल टू प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, एंड इन ऑल आपकी जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है वो डिस्प्ले प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दैट इज अबाउट द मैनुअल टेस्टिंग। फिर एक होता है रिकॉर्ड एंड रिप्ले। रिकॉर्ड एंड रिप्ले मतलब ये देखो, आप नीचे जो कैलकुलेटर बना उसमें एक एरो देख रहे हो आप, जो रिवर्स एरो है। रिवर्स एरो मतलब कि जब उस एरो को हम मल्टीपल टाइम्स क्लिक करते हैं तो लास्ट में जो आपने किया था और स्टार्टिंग तक आप उसमें पहुंच जाओगे कि आपने कैसे आपका काम किया था। एम आई राइट? आप रिकॉर्ड एंड रिप्ले आप वो एक्चुअली आप जो काम कर रहे हो है ना, वो मेमोरी में सेव हो जाता है। तो वो टेम्पररी बफर होता है, वो छोटी सी मेमोरी होती है। तो जब आप जो रिवर्स एरो चलाते हो तो रिवर्स एरो चलाने के कारण आपको वहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आ जाता होगा कि वो आपने क्या क्या ऑप्शन लास्ट में किए थे। जैसे आप जैसे रिवर्स एरो करोगे तो बता देगा 16 + 19 + 20 + 30 फिर आपने इक्वल्स टू प्रेस किया, दैट इज डैश। मतलब आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि जो आपने कैलकुलेशन किया है वो करेक्ट है या नहीं है। तो GUI testing can be done using automation tools. This can be done in 2 parts. During record, steps are captured by automation tool,
and during the playback the recorded test steps are executed on the application under the test. एग्जाम्पल QTP. QTP मतलब ये आपका जो आप कैलकुलेटर में जो ऑप्शन होता है मेमोरी में देखने का, आप वहां से इसको देख सकते हो. देखो यहाँ पर आइकन भी बना है, एक CD है, CD जहाँ पर आप रिकॉर्ड कर रहे हो और आप प्लेबैक मतलब जहाँ पर उसको वापस से चला के देख रहे हो. ठीक है, तो ये चीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है. वो देखो ये एग्जांपल इसलिए दिया है कि हम इसमें म्यूजिक प्लेयर का एग्जांपल भी ले सकते हो. होता है ना कि हमने आधे से ज्यादा गाना सुन लिया, फिर हमने रिवाइंड बैक कर दिया, तो वापस से हम वहीं से गाना और पूरा पहले से गाना वापस से सुन सकते हैं. ठीक है, तो मतलब आपने जो भी पर्टिकुलर ऑप्शन आपने किया है इसमें, आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो और आप उसको रिप्ले करके उसको चेक भी कर सकते हो. दैट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉर्ड एंड रिप्ले. फिर उसके बाद मॉडल बेस्ड टेस्टिंग. मॉडल बेस्ड टेस्टिंग मतलब कि जहां पर आपने एप्लीकेशन को बनाने से पहले उसका एक छोटा सा मॉड्यूल तैयार किया है और उस मॉड्यूल को हम फाइनली पहले अपने आप से या अपने सीनियर्स से या जो भी हमारी हेल्प कर रहा है उससे हम पहले चेक करवा लेंगे, उसको बाद फिर हम एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, मतलब रिप्रेजेंटेशन इन सम फॉर्म ऑफ डायग्राम्स, डिजाइंस, है ना. मॉडल मतलब रिप्रेजेंटेशन ही होता है. कोई भी फैशन डिजाइनर में हमेशा एग्जांपल देती हूँ जब भी मैं मॉडल की बात करती हूँ, कि दो एग्जांपल मेरे फिक्स है हमेशा जब भी मैं मॉडल की बात करती हूँ. कि पहला एग्जांपल तो ये है कि जब हम कोई फैशन डिजाइनर कोई ड्रेस रेडी करता है, तो जब भी वो ड्रेस रेडी करता है तो वो क्या करता है कि जब भी वो ड्रेस रेडी करता है तो वो उसको मॉडल्स को देता है ड्रेस को, और वो रैंप वॉक करवाता है अपनी ड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए. उसमें दो तरीके होते हैं, वो एडवर्टीजमेंट भी कर देता है अपनी ड्रेस की और अपनी स्टोर की, और साथ साथ में वो ये भी देख लेता है कि कोई किसी पर भी वो ड्रेस कैसे फिट हो रहा है और वो कितना अच्छा लगने वाला है, मतलब या उसमें क्या कमियां हैं उसको हिसाब से वो देख लेता है. राइट, फर्स्ट थिंग. दूसरी थिंग, जब हम कंस्ट्रक्शन किसी भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन रहता है या अंडर कंस्ट्रक्शन कोई भी बिल्डिंग चलती रहती है, तो साइट विजिट हमेशा वहाँ पर रहता है, एक मैप हमेशा वहाँ पर उस साइट के बाहर बना रहता है कि कैसे वो बिल्डिंग बनने वाली है, कहाँ पर कोई ऑफिस की लोकेशन रहेगी, कहाँ पर फ्लैट्स की लोकेशन रहेगी, या वॉट एवर. ठीक है, तो दैट इज द मॉडल बेस्ड टेस्टिंग, कि इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ अ मॉडल बेस्ड डिजाइन फॉर डिजाइनिंग एंड ऑप्शनली ऑल्सो एग्जीक्यूटिंग आर्टिफैक्ट्स टू परफॉर्म सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग. ठीक है ना, मतलब मॉडल के बेसिस पर हम मॉडल मतलब हमने जो डिसाइड किया था वो कितना सिस्टम हम उसमें बना पाए हैं, उसको कितना अप्रोप्रिएट हम डिजाइन कर पाए हैं, ये चीज के लिए हमने किया है. मॉडल्स कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डिजायर्ड बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम अंडर टेस्ट. ठीक है, कोई भी टेस्टिंग यहाँ पर आप परफॉर्म कर सकते हो, और टू रिप्रेजेंट टेस्टिंग स्ट्रेटेजी और अ टेस्ट इन्वायरमेंट, मतलब कोई भी इन्वायरमेंट में हम चेक कर लेंगे वेदर इट इज गोइंग राइट और रॉन्ग. मतलब जो हमने सोचा था उसको, जब हमने कैलकुलेटर जब उसका डिजाइन किया तो कितना वो ज्यादा हमारा सही रहा. ठीक है ना, मतलब एज पर दी डिसीजन एप्लीकेशन बनने के बाद, जैसे कैलकुलेटर बनाने से पहले कुछ तो डिसाइड किया होगा ना, उसकी डिजाइन वगैरह कुछ तो तैयार की होगी. अभी तो इनपुट और आउटपुट स्क्रीन एक ही है. हो सकता है कुछ कैलकुलेटर ऐसे हो जिसमें इनपुट स्क्रीन अलग हो और आउटपुट स्क्रीन अलग हो, क्योंकि अभी क्या होता है जब इनपुट स्क्रीन और आउटपुट स्क्रीन एक ही होती है तो जो हम इनपुट देते हैं, जो इक्वल टू जैसे प्रेस करते हैं तो आउटपुट स्क्रीन हमारा उसी पर आ जाता है, मतलब वो हमने जो इनपुट दिया था वो हट जाता है. एम आई राइट? लेकिन यदि आप टू स्क्रीन बनाते तो इनपुट भी दिखता रहता और आउटपुट भी आपका दिखता रहता. तो देखो बहुत सारी चीजें हो सकती है. उसको छोटा बनाने के लिए एक ही स्क्रीन बना दी, आपको बड़ा बनाना है तो आप डबल स्क्रीन बना सकते हो. तो देखो वॉट एवर द थिंग इज, द मेन थिंग इज द GUI मस्ट बी बिल्ड अप इन सच अ वे that it must be better interacted with the यूजर. मतलब यूजर से उसका इंट्रैक्शन बहुत प्रॉपर होना चाहिए, विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्किल्स, एफर्ट्स एंड ट्रेनिंग. इट मस्ट बी इंटरेक्टेड विद द यूजर. ठीक है, उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. ठीक है, आज की क्लास में हमने GUI टेस्टिंग पढ़ा है ना, और GUI टेस्टिंग होता क्या है, कितने टाइप की होती है GUI टेस्टिंग, ये हमने आज की क्लास में पढ़ा. ठीक है, so anybody having any doubt regarding